चलिए, कल हमने बताया था आप लोगों को कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है ना? अब राष्ट्रपति शासन जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि इसके द्वारा हमारी संघ सरकार राज्य सरकारों को हटा सकती है, यानी इसका यूज किया जा सकता है राज्य सरकारों को कंट्रोल करने के लिए। और कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग बार बार भी कर सकती है, दुर्भावपूर्ण ढंग से कर सकती है। इसका उदाहरण भी हमने देखा कि केंद्र में चुनाव जीत कर आए तो अपनी विपक्षी सारी पार्टियों की सरकारों को हटा दिया। ये कई बार हुआ, बार बार दुरुपयोग होता रहा, बार बार दुरुपयोग होता रहा। इसी तरह से एक हमारे मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, इनका नाम था एसआर बोम्मई, इनकी सरकार थी। इस सरकार को भी हटा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा ये था कि अगर केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है तो राष्ट्रपति शासन किन स्थितियों में लगना चाहिए, इसके लिए सिद्धांत बताए वो। और एक कंट्रोल होना चाहिए, जब भी कोई पावर हो उसका यूज करने के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए कि इस तरीके से ही इसका यूज होगा। किसी को इतनी ज्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए कि वो पूरे संघवाद को ही नष्ट कर दे, हमारे फेडरल सिस्टम को ही जो है खराब कर दे। इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है कि हमारी राज्य सरकारें जो है केंद्र सरकार की कर्मचारी हैं, एजेंट हैं। राज्य सरकारों का स्वतंत्र अस्तित्व हमारे संविधान ने माना है। तो संविधान की भावना के अनुरूप किस तरह से जो है प्रेसिडेंट रूल का प्रयोग किया जाएगा, इसका फैसला हुआ एसआर बोम्मई के केस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे सिद्धांत बताए कि जिसका यूज जो है राष्ट्रपति शासन लगाने में करने की जरूरत होती है, कब जो है उसका यूज नहीं करना चाहिए, ये भी क्लियरली बताया गया। देखिए, if the proclamation is made in bad faith or the reasons disclosed in the proclamation have no reasonable connection with the president decision, the court can intervene. जुडिशियल रिव्यू की जगह क्या है कि अगर जो है उद्घोषणा दुर्भावपूर्वक की गई है और जो रीजन बताया गया राष्ट्रपति शासन लगाने का, उसका राष्ट्रपति के समाधान के साथ, राष्ट्रपति के सेटिस्फेक्शन के साथ कोई तर्कपूर्ण या युक्त संबंध नहीं है, तब जो है जुडिशियल रिव्यू होगा। ये पहले से ही स्थापित तथ्य था, ठीक है। 94 में एक केस गया। इन दिस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट in the judicial review of proclamation of president's rule, the test that can be done is, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो 3 तरह के टेस्ट किए जाएंगे। किन चीजों का जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट? वेदर द प्रोक्लेमेशन वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी मटीरियल, क्या जो राष्ट्रपति शासन है वो किसी मटीरियल, किसी चीज पर आधारित है? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है? कुछ भी है, उसकी जांच होगी। वेदर दैट मटीरियल वाज रेलिवेंट, अगर कोई आरोप लगा है, उससे संबंधित कोई सबूत है, कोई लिखित दस्तावेज है, कोई वीडियो है, कुछ भी है, वो रिलेवेंट है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। वेदर द प्रोक्लेमेशन वाज मेड इन गुड फेथ, क्या सही भावना के साथ, बेहतर सोच के साथ, दुर्भाव जिसमें न हो, ऐसी सोच के साथ लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। यानी 3 चीजों का रिव्यू जो है कोर्ट करेगा कि कोई दस्तावेज है, वो दस्तावेज क्या तर्कपूर्ण है, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की घटना के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा, क्या राष्ट्रपति शासन लगाना का जो प्रक्रिया है, जो फेथ है, वो अच्छी है, गुड फेथ में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्भावपूर्ण ढंग से केवल बदला लेने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, ठीक है। अब इसी समय में जब सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन कर रहा था, उसके दिमाग में क्या चीजें थी, इसको समझने के लिए संविधान बनाने वाले लोग क्या सोचते थे, ये जानने की जरूरत है, ठीक है। It is to be noted that it is the extraordinary power of the union which is necessary to counter the political deadlock in the units of federation. पहली चीज जानने की जरूरत है कि ये जो अधिकार राष्ट्रपति शासन लगाने का है, वो एक असाधारण शक्ति है। सामान्य व्यवस्था में, सामान्य कंडीशन में इसका यूज नहीं होना चाहिए। यह अधिकार इसलिए दिया गया है कि जो फेडरल यूनिट्स हैं, बिल्कुल
डेडलॉक आ जाए, कोई काम करने में सक्षम न हो, व्यवस्था ही भंग होने के कगार पर हो, तब इसका यूज किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर हैज आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ दिस प्रोविजन दैट दिस enormous power would be used only when nothing else could be done. अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि ये प्रचंड शक्ति केवल तब यूज की जाएगी जब कोई और रास्ता बचे ही नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति शासन को लेकर अगर केस कोई जाता है, राष्ट्रपति शासन को लेकर अगर प्रिंसिपल कोई निकालना है, तो इसमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये एक असाधारण शक्ति है। अंबेडकर जी के हिसाब से इसका प्रयोग तभी किया जाएगा जब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, केवल राष्ट्रपति शासन ही अंतिम उपाय है, यानी अंतिम उपाय की तरह ही इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट टिल डेट दिस पावर हैज बीन यूज्ड मोर देन 100 टाइम्स which makes the misuse of this power clear. लेकिन संविधान निर्माता इसको असाधारण परिस्थिति में यूज करने की इच्छा रखते थे कि असाधारण परिस्थिति होगी, जब कोई और रास्ता नहीं होगा तब इसका यूज होगा। लेकिन हो क्या रहा है, 100 से ज्यादा बार इसका यूज हो चुका है। इसका मतलब कि इसका मिसयूज हो रहा है, यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 बार 150 बार तो असाधारण परिस्थिति हो नहीं गई होगी। हर बार जनता के चुने हुए जो विधायक हैं वो लोग अपनी सत्ता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो जो है ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि जो है उसको हटा दिया जाए। इसका मतलब है कि इसका मिसयूज हो रहा है। टू स्टॉप दिस मिसयूज इन द केस ऑफ एसआर बोम्मई, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट in the following circumstances it cannot be said that the constitutional machinery in the state has failed. तो डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम आपको आज वो परिस्थितियां बताने जा रहे हैं जिसमें यह नहीं माना जाएगा कि संविधान यहां पर संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है। ठीक है, क्यों ऐसा बताने के लिए मजबूर हुई सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि एक असाधारण शक्ति को जो अंतिम उपाय के रूप में यूज होनी थी उसको फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा था। तब फिर कोर्ट ने कहा कि अब ये ऐसा नहीं होगा। अब हम आपको क्लियरली ऐसी सिचुएशन बताने जा रहे हैं जब आप ये नहीं मानेंगे इस सिचुएशन में कि वहां की संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई है, वहां की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल सकती, इसको इन 10 चीजों से नहीं जज करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, फिर उन 10 चीजों पे चलते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं। लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम वो परिस्थितियां बताने जा रहे हैं जिसमें ये नहीं माना जाएगा कि स्टेट की मशीनरी फेल हो गई है या राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, ये इन परिस्थितियों में नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहली चीज, a situation of maladministration where the council of minister has the support of legislative assembly, कुप्रशासन की स्थिति जहां मंत्रिपरिषद को विधानसभा का समर्थन प्राप्त है। अब इस आरोप के आधार पर कि यहां की मंत्रिपरिषद ठीक से काम नहीं कर रही है, नहीं हटाई जाएगी सरकार। अगर
मानी मंत्रिपरिषद तब कब तक सत्ता में बनी रहेगी? जब तक उसके पास विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुमत है। यानी अगर कोई मंत्रिपरिषद है, उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, तो उस पर जो है कुप्रशासन का, कि प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा, ये आरोप लगाकर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। क्लियर? Where a council of ministers resigns after losing its majority and the governor recommends president rule without exploring the possibility of forming a new government. यदि विधान सभा में वोटिंग हार जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है या विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने में असफल हो जाता है और वो इस्तीफा दे देता है, तो वहां पहले राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। पहले गवर्नर का यह दायित्व है कि वो देखेंगे कि क्या कोई दूसरी सरकार बन सकती है। अगर गवर्नर ने बिना सरकार बनने की संभावना की खोज किए बिना राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है, तो यह भी गलत होगा। यानी अगर राज्य में सरकार गिर गई, विधानसभा में बहुमत खत्म हो गया, मुख्यमंत्री ने आके इस्तीफा दे दिया, बहुत अच्छी बात है। गवर्नर क्या बोलेंगे कि आप जब तक व्यवस्था न हो जाए तब तक आप मुख्यमंत्री बने रहिए, और दलों को मौका देंगे कि क्या कोई सरकार बनाने के लिए प्रस्तुत हो रहा है, क्या कोई और व्यवस्था बन रही है जिससे कि अस्थायी सरकार बन जाए। तो गवर्नर का पहला काम क्या होगा कि नई सरकार बनने की संभावनाएं पहले खोजी जाएं उसी विधानसभा में। बिना संभावनाओं की खोज किए हुए अगर राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो यह भी नहीं होना है। क्लियर? अगला देखिए, where the council of minister has not been defeated within the house, the governor cannot recommend president's rule based on his subjective determination. अगर विधानसभा में कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हारा है, यानी वोट ऑफ ट्रस्ट न हारा हो या कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन न हारा हो, तो राज्यपाल अपनी इच्छा से यह फैसला नहीं करेगा कि हमको ये लग रहा है कि इनका बहुमत खत्म हो गया, हम इनको बर्खास्त कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो यह भी गलत होगा। इससे क्या अर्थ निकला कि विधानसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास बहुमत है कि नहीं है, इसका फैसला कहां होगा? सदन में ही होगा। बहुमत का फैसला राष्ट्रपाल जो है अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। राज्यपाल अपने पास लोगों विधायकों को बुलाकर उनकी गिनती राजभवन में नहीं करेंगे। बहुमत का फैसला कहां होगा? विधानसभा में ही होगा। ठीक है? क्लियर हो गई इतनी बात? Where the ruling party in the state has suffered a massive defeat in the general elections of Lok Sabha. यदि लोकसभा के सामान्य चुनाव में, जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन है, उसमें रूलिंग पार्टी हार जाती है, तो ये नहीं माना जाएगा कि वहां की जनता में ये सरकार अलोकप्रिय होगी, इसको हटा दिया जाए, जैसा कि जनता पार्टी ने किया था कांग्रेस सरकारों के साथ, जैसा कि कांग्रेस सरकार ने 1980 में दोहराया कि ये लोग लोकसभा में चुनाव हार गए हैं, इसलिए जो है ये लोग अब विधानसभा में भी बहुमत खो चुके हैं, अपने से मान लिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये भी नहीं करना है। लोकसभा का इलेक्शन अलग है, विधानसभा का इलेक्शन अलग है। लोकसभा में चुनाव हारने के कारण जो है किसी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा। ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए? कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। अब उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें हैं, सारी सीटें बीजेपी हार जाए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं सारी सीटें हार जाए, तो इस इल्जाम पर कि बीजेपी जो है अब उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय नहीं है, तो इसलिए इसकी सरकार को भी हटा देना चाहिए। ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन अलग है। लोकसभा एक अलग बॉडी है और विधानसभा एक अलग बॉडी है। लोकसभा चुनाव हारने के कारण यह नहीं माना जाएगा कि विधानसभा में भी उसका बहुमत नहीं है, लोगों की इच्छा जो है उस सरकार को हटाने की है। अगर लोगों की इच्छा होगी बीजेपी सरकार को हटाने की, तो ये इच्छा विधायकों तक पहुंच जाएगी और विधायक खुद जो है इस सरकार को हटा देंगे। होगा कि नहीं होगा? अगर हमारे 202 विधायक चाहिए बहुमत के लिए, उसमें से 100 विधायकों को लगे कि हमारी सरकार बहुत अलोकप्रिय होने लगी है, अब हम इस सरकार को समर्थन नहीं देंगे, सरकार गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी?
तुरंत गिर जाएगी। तो ये सिचुएशन है। कहने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव हारने के आरोप में किसी विधानसभा में या किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। क्लियर? आगे देखिए क्या है 5वां, where there is a situation of internal unrest but the union has not taken all possible measures to remedy that situation in the discharge of duty under 355, जहां आंतरिक क्षोभ की स्थिति है परंतु संघ ने 355 के अधीन अपने कर्तव्य के निर्वहन में उस स्थिति का सामना करने के सभी संभव उपाय नहीं किए हैं। ये आरोप भी नहीं लगाया जाएगा कि राज्य सरकार चल रही है लेकिन वहां पर कभी दंगा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वहां की जनता बहुत असंतुष्ट है इस सरकार से। अगर असंतुष्ट है तो आर्टिकल 355 के तहत केंद्र सरकार का क्या दायित्व है? पहले कि राज्य सरकार को निर्देश दे, राज्य सरकार की सहायता करे, राज्य सरकार को कुछ काम करने का निर्देश दे, कहे कि ऐसे ऐसे काम करिए और अपने यहां इस प्रॉब्लम को खत्म करिए। ये सारे प्रयास करने हैं। अगर ये प्रयास किए करने से पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो ये भी इसका गलत यूज होगा। ठीक है, ये भी नहीं करना है। अगला देखिए, in the cases where direction were given under article 256 to 57, the state government was not given any prior warning or opportunity to correct itself. आप लोगों को ये पता है कि हमारी संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है बहुत सारे मामले में। इसके साथ ही ये भी पता है कि अगर किसी निर्देश का पालन राज्य सरकार नहीं करती है तो वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये भी बता चुके हैं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई निर्देश दिया गया है उसका पालन राज्य सरकार नहीं कर रही, उसका पालन करने में असफल हो गई राज्य सरकार, तो राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले उसको क्या देना चाहिए? चेतावनी देनी चाहिए, उसको अपने आप को सुधारने का मौका देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया है तब भी राष्ट्रपति शासन गलत होगा। ठीक है, कि निर्देशों का पालन करने में असफल रहने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले वार्निंग देनी होगी और उसको अपने आप में सुधार करने का मौका देना होगा। अगर ये मौका देने के बाद भी नहीं सुधार होता है तब फिर जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बिना मौका दिए राष्ट्रपति शासन लगाना गलत होगा। ठीक है, अगला देखिए, वेयर पावर इज यूज टू सॉल्व द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ रूलिंग पॉलिटी, जहां शक्ति का उपयोग शासक दल की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है ना कि पार्टी के अंदर ही मुख्यमंत्री बनने के 4 उम्मीदवार हैं, एक आदमी मुख्यमंत्री बन गए, कुछ दिन उनकी सरकार चली, 3 लोग फिर आपस में लड़ने लगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी कोई फैसला नहीं ले पा रही है तो उसने कहा कि चलो प्रेसिडेंट रूल लगाओ, खत्म करो विधानसभा को, फिर चुनाव होगा तब देखा जाएगा। तो इंटरनल पॉलिटिक्स को सॉल्व करने के लिए भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, the exercise of power will not be legitimate on the sole basis that the financial condition of the state is very bad. ये आरोप लगा के भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा कि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, राज्य ने इतना सब कुछ बांट दिया है फ्री में कि राज्य का खजाना खाली हो गया है, ये आरोप लगाकर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
ठीक है। चलिए 8 चीजें हो गई, सारे पॉइंट समझ में आए। अगला देखिए क्या लिखा है। The power cannot be exercised even on the sole basis that there are serious allegations of corruption against the Council of Ministers. केवल इस कारण से भी जो है शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार से लड़ने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनको अपनाएंगे। राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण केवल भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्लियर? If the power is used for a purpose which is outside or inconsistent with the purpose recognized by the Constitution, it will be malified exercise. यदि शक्ति का प्रयोग ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता है जो संविधान द्वारा ज्ञात प्रयोजनों से बाहर है या उससे सुसंगत नहीं है, तो यह असद्भावपूर्ण प्रयोग होगा। यानी कोई ऐसा विशेष कारण खोज के ले आइए जिसके बारे में कोई कल्पना ही न किया हो, संविधान के उद्देश्यों से असंगत है, राष्ट्रपति शासन लगाने के कारणों से असंगत है, ऐसी कोई चीज अगर होगी जिसका संविधान में कोई जानकारी नहीं है, जिस तरह की समस्या के बारे में संविधान निर्माता नहीं सोचते हैं, इस कारण से राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, तो वो भी जो है मेलाफाइड यूज होगा। ठीक है। 11वां, The legislative assembly should be dissolved only after the approval of President's rule by the Parliament. It can only be suspended until such approval is obtained. जैसे देखिए, राष्ट्रपति शासन के बारे में समझिए। जैसा कि पहले बताया गया था कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, जब राष्ट्रपति को ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वहां की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कितने दिन तक लगा रहेगा? 2 महीने तक। 2 महीने के अंदर संसद को उसको अप्रूव कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद से अप्रूव नहीं होता है, जो विधानसभा है केवल सस्पेंड रहेगी, डिसॉल्व नहीं होगी, विघटित नहीं होगी। ठीक है। 2 महीने में जब संसद ने अप्रूवल दे दिया राष्ट्रपति शासन लगाने का, अप्रूव हो गया संसद से, तभी वो डिसॉल्व होगी। क्लियर? अगली चीज, if the proclamation does not get the approval of both the houses of the parliament, it expires after a period of 2 months and the dismissed government is restrained. The suspended legislature assembly also become active again. अगर ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति शासन लग गया, सस्पेंड हो गई असेंबली, सरकार खत्म हो गई, लेकिन 2 महीने में संसद ने अप्रूव नहीं किया राष्ट्रपति शासन को, तो जो विधानसभा सस्पेंड है वो फिर से जी जाएगी और वहां की सरकार भी फिर से सत्ता में आ जाएगी। क्लियर? लिख लीजिए। कुल 12 सिद्धांत हैं जो एसआर बम्बई केस में दिए गए हैं, और एसआर बम्बई केस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसके बाद राष्ट्रपति शासन का मिसयूज काफी कम हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती थी, कोर्ट जाते थे लोग और एसआर बम्बई का फैसला लागू करके सरकार फिर से जीवित हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, दोनों ने जो है इस फैसले के आधार पर बहुत बार जो है राष्ट्रपति शासन को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए।
ठीक है, हो गया। चलिए एक बार जो 12 ये हैं इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्या लिखा है, कुप्रशासन के कारण नहीं करेंगे, मतलब ये आरोप लगाकर नहीं करेंगे कि जो है यहाँ प्रशासन नहीं चल पा रहा है ठीक से, यहाँ पर जो है बहुत व्यवस्था भंग हो गई है, कानून व्यवस्था की समस्या, ये सब चीजें इन कुप्रशासन के कारण नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद ने जो इस्तीफा दे दिया खुद ही, तो राज्यपाल क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि दूसरी सरकार अस्थायी बन सकती है कि नहीं, बिना संभावना खोजे अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो ये भी नहीं करना है। अगला क्या है, सदन के भीतर हार नहीं हुई है, यानी कि राज्यपाल अपनी इच्छा से जो है ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसने बहुमत है किसके पास नहीं है। बहुमत का फैसला कहां होगा, ब्रैकेट में यहां चाहे तो लिख सकते हैं कि बहुमत का फैसला केवल सदन में ही होगा और कहीं नहीं होगा। राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, विधायकों की परेड कराकर नहीं होगा, किसके पास बहुमत है किसके पास नहीं है इसका फैसला केवल सदन में होगा। ठीक, लोकसभा में अगर जो राज्य में सत्ता में है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी अगर लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार जाती है, तब यह नहीं माना जाएगा कि जो है उनका जनता ने उनके ऊपर विश्वास खो दिया है। जब तक उनके पास विधानसभा में बहुमत है तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ठीक है, पांचवी चीज क्या है, जहां आंतरिक क्षोभ की स्थिति है, आप लोगों को पता है कि किसी भी राज्य को आंतरिक डिस्टरबेंस, बाहरी आक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, संघ की जिम्मेदारी है। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, तो वहां पर केंद्र सरकार क्या करेगी, पहले आर्टिकल 350 के तहत जो है अब प्रयास करेगी कि उसको खत्म कर दिया जाए, यानी आंतरिक क्षोभ खत्म करने का उपाय जो है राष्ट्रपति शासन नहीं होगा। क्लियर। अगला क्या है, कोई अगर निर्देश दिया है 256 257 के तहत, राज्य सरकार उसका पालन करने में असफल होगी, पालन नहीं कर रही है, तो तुरंत राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। पहले जो है उसको वार्निंग दी जाएगी और अपने आप को सुधरने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, बिना वार्निंग दिए और सुधरने का मौका दिए अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जहां शक्ति का उपयोग शासक दल की आंतरिक, जहां आपसी पार्टी की राजनीति के कारण ऐसा उपयोग होगा वो भी गलत होगा। राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, यह आरोप लगाकर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा। क्लियर, आगे चलिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि बहुत भ्रष्ट सरकार है, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। अगर विधानसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के पास बहुमत है, तो भ्रष्ट होने के आधार पर जो है उसको सत्ता से हटाया नहीं जाएगा। अगला क्या है, अगर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो रीजन दिया गया है वो संविधान के उद्देश्यों के साथ असंगत है, या संविधान को बनाने वालों को पता ही नहीं कि ये भी रीजन हो सकता है, कुछ इस तरह की घटना होगी, तब भी राष्ट्रपति शासन गलत होगा, नहीं लगाया जाएगा। संसद, राष्ट्रपति जब तक संसद से वो अप्रूव नहीं हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लगता है 2 माह के लिए, 2 माह के अंदर संसद से अप्रूवल मिलना चाहिए। जब तक संसद से अप्रूव नहीं होगा तब तक विधानसभा केवल सस्पेंड होगी, डिसॉल्व नहीं होगी। जब अप्रूवल मिल जाएगा तभी वो डिसॉल्व होगी। अगर 2 महीने के अंदर संसद डिसएग्री कर देती है कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए, तो जो सस्पेंडेड विधानसभा है वो फिर से जीवित हो जाएगी और सरकार फिर से सत्ता में वापस आ जाएगी। क्लियर, इतनी चीजें हो गई। चलिए, तो राष्ट्रपति शासन हुआ। अब तीसरा कौन सा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। लिखिए तीसरा, वित्तीय आपात। ठीक है, देखिए इसके बारे में क्या है। If the president is satisfied that a situation is arisen which endangers the financial stability of India or any part of its territory, he may by proclamation make a declaration that effect. अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थायित्व संकट में है,
यानी फाइनेंशियली इनस्टेबल हो गई है गवर्नमेंट। अगर ऐसा लगता है तो वित्तीय आपात लगा सकते हैं। ये किसमें है? आर्टिकल 361 में। The consequences of the proclamation are: the executive power of union shall extend to the extent of directing any state to observe such principles of financial propriety as may be specified in direction। छोटी सी बात लिखी हुई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देने तक होगा जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जाए। क्या मतलब है इसका? कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, वित्तीय आपातकाल लगेगा, तो केंद्र सरकार वित्तीय औचित्य का कोई भी आदेश उनको दे सकती है। आप पैसा कैसे खर्च करेंगे, किससे पैसा कितना वसूलेंगे, इसको लेकर जो है पूरी तरह से राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अंदर आ जाएंगी। कितना टैक्स लगेगा, टैक्स कहाँ जमा होगा, किसकी कितनी सैलरी होगी, हर एक चीज, कितना खर्च करेंगे, कोई पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, नया कोई खर्च होगा कि नहीं होगा, सब कुछ जो है केंद्र सरकार के हिसाब से ही होगा। ये है वित्तीय संकट, मतलब वित्तीय आपातकाल का प्रभाव। लिखिए फटाफट। यानी वित्तीय औचित्य से संबंधित कोई भी जो है निर्देश देने के लिए स्वतंत्र होंगे वो। उद्घोषणा के परिणाम हैं, लिखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए, वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए, ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश देने तक होगा जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जाएं। यानी ये नहीं बताया गया है कि क्या निर्देश देंगे, जो भी निर्देश देंगे वित्तीय औचित्य का वो सब मानना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई हैं, वो क्या है? अंडर एनी सच डायरेक्शन, ऐसे निर्देश के अंतर्गत पहली चीज क्या हो सकती है? द पे एंड अलाउंसेज ऑफ एनी आर ऑल पर्सन सर्विंग अंडर द यूनियन एंड ऑल आर एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग अंडर द स्टेट में बी रिड्यूस्ड। संघ के अधीन सेवा करने वाले किसी या सभी व्यक्तियों, राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं। यानी जिसको भी सैलरी मिल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, सबकी सैलरी कम की जा सकती है, इसके लिए भी निर्देश दिया जा सकता है। और इस निर्देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल होंगे, उनकी सैलरी भी कम की जा सकती है। ठीक है? दूसरी चीज, provision may be made for reserving money bill and finance bill passed by the state legislature for the consideration of the president। अब वित्तीय आपातकाल में विधानसभा तो चलती ही रहती है, तो राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, जो भी मनी बिल, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक पारित हो रहा है विधानसभा से, वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। राष्ट्रपति चाहेंगे उस पर साइन करेंगे तभी वो लागू होगा। ठीक है? मनी बिल और फाइनेंस बिल सामान्य अवस्था में भी राज्यपाल चाहे तो रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल में केंद्र सरकार इसको कंपलसरी बना सकती है कि सारे मनी और फाइनेंस के बिल जो है
आएंगे ही आएंगे राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? लिखिए। ठीक है, समझ गया आप लोग ना कि जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो केंद्र सरकार कोई भी निर्देश दे सकती है। वित्तीय संबंधित मामले में जो निर्देश देगी वो सारे पालन करने पड़ेंगे। और इन निर्देशों में दो चीजें विशेष रूप से लिखी हुई हैं। पहला निर्देश हो सकता है सैलरी अलाउंसेस सबके कम करने का, यानी उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सहित सबकी तनख्वाह कम की जा सकती है। दूसरा, सभी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल जो है राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किए जा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कि कितने दिन तक लागू रहेगा ये उद्घोषणा की अवधि। अगर एक बार वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तो कब तक लागू रहेगा? द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी रिमेन इन फोर्स फॉर 2 months विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। इफ द पार्लियामेंट अप्रूव इट by a simple majority in the meantime, it remains in place indefinitely. His repeated approval is not necessary. क्या मतलब है? उद्घोषणा कब तक लागू रहेगी? 2 माह तक लागू रह सकेगी। संसद इस बीच में साधारण बहुमत से अनुमोदन कर दे तो अनिश्चित काल तक बनी रहती है, उसका बार बार अनुमोदन आवश्यक नहीं है। अब 1 मिनट रुकिए। राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो उसमें क्या होता है? 1 महीने के लिए लागू रहेगा और हर 6 महीने पे अप्रूवल चाहिए। और अप्रूवल कैसे होना चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी से। और वित्तीय आपात में क्या है? एक बार लागू हो गया, 2 महीने में एक बार जो है 2 महीने के भीतर अप्रूव हो गया सिंपल मेजॉरिटी से। तो अब हर 6 महीने पे बार बार नहीं करना, आप जब तक चाहें तब तक वो लगा रहेगा। क्लियर? दोनों में अंतर ये है। फिर वही नीचे लिखा हुआ है, इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन और विद इन 2 months and resolution is approved by Rajya Sabha, the approval will have to be obtained within 30 days from the first meeting of the new Lok Sabha. अगर वित्तीय आपात लगाने के बाद क्या हुआ? लोकसभा भंग हो गई तो राज्यसभा ने अगर 2 महीने के अंदर अप्रूव कर दिया तो कब तक लागू रहेगी? नई लोकसभा के गठन के 30 दिन तक लागू रहेगी। 30 दिन के अंदर नई लोकसभा अप्रूव कर देगी तो फिर वैसे ही लागू रहेगी इंडेफिनिट टाइम तक। द प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ और अल्टर द प्रोक्लेमेशन एट एनी टाइम। राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। टिल नाउ आर्टिकल 360 हैज नेवर बीन यूज्ड। अभी तक इसका कभी उपयोग नहीं किया गया है। चलिए फटाफट लिखिए।
ठीक है। चलिए देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा, अगर भारत, पूरे भारत का या भारत के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगा, राज्य सरकार को वित्तीय औचित्य का कोई भी निर्देश दे सकते हैं वो, ठीक है, जो उस निर्देश में शामिल होगा सब राज्यों को मानना होगा। इसमें दो तरह के निर्देश भी हो सकते हैं, सभी की, संघ की सेवा में हो चाहे राज्य की सेवा में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, सबकी सैलरी और अलाउंसेज कम करने की का निर्देश दे सकते हैं कि सबको तनख्वाह कम कर दी जाए। दूसरा निर्देश क्या हो सकता है, जितने भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल विधानसभा में पारित होंगे वो राष्ट्रपति के पास जरूर भेजे जाएंगे। ठीक, अब कब तक लागू रहेगी, एक बार घोषणा हो जाएगी 2 महीने तक लागू रहेगी। 2 महीने में संसद जो है उसको सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कर देगी तो अनिश्चित समय तक चलती रहेगी जब तक वापस नहीं लिया जाएगा। बार बार अप्रूवल जरूरी नहीं है। अगर लोकसभा विघटित हो जाती है 30 दिन के अंदर तो नई लोकसभा के गठन के बाद 30 दिन में जो है उसको अप्रूव करना होगा, लेकिन इस बीच में राज्यसभा का अप्रूवल प्राप्त करना जरूरी है और राष्ट्रपति जब चाहे तब जो है इस उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। अभी तक 360 का कोई यूज नहीं किया गया है। हमारे ख्याल से इतना क्लियर है। तीनों ही जो है आपातकाल आप लोगों ने पढ़ लिए। अब जो है हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन और जो राष्ट्रीय आपात है दोनों में अंतर क्या है। लिखिए, राष्ट्रीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन में अंतर, दो तरह की इमरजेंसी जो दी हुई है मेन, जो त्रस्त कर की हैं ज्यादा, राष्ट्रीय आपातकाल ने भी जो है जनता को त्रस्त किया है, राष्ट्रपति शासन तो फ्रीक्वेंटली यूज हो ही रहा है। दोनों में एक्चुअल में अंतर क्या है इसको भी जानने की जरूरत है। इसके 8 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट को एक साथ बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक तरफ लिखिए प्रेसिडेंट रूल, नहीं, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, और इधर लिखिए प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसमें पहला, ऑन द बेसिस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी केवल इन्हीं 3 आधार पर लग सकती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये कब लगता है, इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स इन द स्टेट, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर लगती है। यानी दोनों के लगाए जाने के आधार अलग अलग हैं। क्लियर। अगली चीज देखिए, ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल के विनिश्चय की लिखित सूचना पर, यानी इसमें रिकमेंडेशन लिखित होनी चाहिए मंत्रिमंडल की। ठीक है, मंत्रिमंडल का परामर्श मात्र, ओनली एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, यानी यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल एडवाइस कर देगा तब भी हो जाएगा, लिखित एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब वो भी पूरे मंत्रिमंडल की सिफारिश की जरूरत नहीं है। तीसरा, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद इन 1 मंथ, संसद द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह में अनुमोदन अनिवार्य है। इसमें क्या है, संसद द्वारा साधारण बहुमत से 2 माह में अनुमोदन होना चाहिए। एक में क्या है, 1 माह में स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल चाहिए संसद का, इसमें क्या है, सिंपल मेजॉरिटी से 2 महीने में अप्रूवल चाहिए।
ठीक है, चलिए और कौन से अंतर हैं? नेशनल इमरजेंसी में कैन बी इम्पोज्ड ऑन द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट, पूरे भारत या उसके किसी भाग पर लागू की जा सकती है। विल बी एप्लीकेबल इन वन और मोर स्टेट्स बट इन द इंटायर टेरिटरी, एक या अधिक राज्यों में किंतु पूरे राज्य क्षेत्र पर लागू होगी। राष्ट्रीय आपात में ये लिखा हुआ है ना कि पूरे भारत या भारत के किसी पार्ट में लागू हो सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल एक या एक से अधिक राज्यों में लागू हो सकता है, लेकिन अगर लागू होगा तो पूरे राज्य में लागू होगा। ऐसा नहीं जैसे इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, ध्यान से देखिए, नेशनल इमरजेंसी ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में लागू हो जाए, मध्य प्रदेश के 20 जिलों में लागू हो जाए, बाकी जगह ना लागू हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल लागू होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, पूरे एमपी में लागू, यानी पूरे राज्य क्षेत्र में लागू होगा। ये किसी राज्य के पार्ट में नहीं लागू होगा कि लखनऊ में जो प्रेसिडेंट रूल लग रहा है कानपुर में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कानपुर में विधानसभा चलेगी, लखनऊ में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पार्लियामेंट कैन कीप इट इन फोर्स indefinitely by approving it every 6 months। आप लोगों को पता है कि 6 माह में अनुमोदन अनिवार्य है, और ऐसा अनुमोदन कर करके कितने भी समय तक, अनिश्चित काल तक लागू रख सकती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या है, अप्रूवल इज टू बी डन ऑन 6 months बट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली फॉर मैक्सिमम 3 years। 6 माह में अप्रूवल राष्ट्रपति शासन में भी जरूरी है कि 6-6 माह पे अप्रूव करते जाएं, लेकिन मैक्सिमम पीरियड कितना है, 3 साल बस, 3 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन। वो फाइनेंशियल कंफ्यूज हो गई आप, वो फाइनेंशियल में है, राष्ट्रपति शासन में भी 6-6 माह पे अप्रूव करना है, लेकिन 3 साल से ज्यादा जो है नहीं लागू हो सकता। नेशनल इमरजेंसी में 6 माह में अप्रूव करना है, स्पेशल मेजॉरिटी से करना है, लेकिन जितने दिन चाहे उतने दिन लागू रह सकता है। ठीक है, द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर नॉट सस्पेंडेड, रेदर द सेंटर गेट्स कॉन्करेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट। राज्य कार्यपालिका और विधायिका निलंबित नहीं होती, बल्कि केंद्र को राज्य सूची पर समवर्ती अधिकार मिल जाता है। क्या मतलब हुआ कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, हमारी विधानसभा और राज्य सरकारें काम करती रहती हैं, बस अंतर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स का सस्पेंड हो जाता है। अब केंद्र जो है राज्य सूची पर भी सारे काम कर सकता है, सारे कानून बना सकता है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। राज्य की कार्यपालिका विधायिका निलंबित या विघटित हो जाती है, खत्म हो जाती है, अब राज्य सरकार नहीं बचती है। ठीक है, चलिए 7वां और 8वां देखते हैं। 2 अंतर और बचे हुए हैं, उसको भी देख लीजिए। The fundamental rights of Article 19 are automatically suspended, except Article 20 and 21. The President can suspend the enforcement of other fundamental rights. अनुच्छेद 19 का मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकारों का प्रवर्तन राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है।
नेशनल इमरजेंसी में। ऐसा है, पढ़ चुके हैं आप लोग। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, संसद राज्य के किसी विषय पर स्वयं विधि बना सकती है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो राज्य सूची के विषय पर संसद को खुद कानून बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, द पार्लियामेंट कैन आल्सो डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी, संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित भी कर सकती है। यानी संसद ये कह सकती है राष्ट्रपति शासन में कि हमारी जगह पे राज्य के लिए कानून राष्ट्रपति ही बनाएंगे, अपने अधिकार उनको दे सकती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसा वो नहीं कर सकती है। क्लियर है ना? यही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। नेशनल इमरजेंसी में कानून संसद को ही बनाना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन में संसद अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है राष्ट्रपति को या किसी और प्राधिकारी को। हो सकता है कि राष्ट्रपति की जगह वो राज्यपाल को ही पावर दे दे कि आप ही अपने लिए जरूरी जो कानून होगा राज्य के लिए आप ही बनाइए। राष्ट्रपति को या किसी और अथॉरिटी को डेलीगेशन हो सकता है राष्ट्रपति शासन में, नेशनल इमरजेंसी में डेलीगेशन नहीं होगा। जो कानून जरूरी है वो कानून संसद को ही बनाना पड़ेगा। क्लियर इतना? संसद राज्य के किसी विषय पर स्वयं विधि बना सकती है, किसी विषय पर स्वयं विधि बना सकती है। राष्ट्रपति शासन में लिखिए, संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति, संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को या किसी अन्य प्राधिकारी को, राष्ट्रपति को या किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित भी कर सकती है। दोनों का अंतर समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख लेंगे, ऐसा हमको दृढ़ विश्वास है। अब हम लोग इमरजेंसी की जो पावर्स हैं यूनियन के पास, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या स्थिति है ये हम लोग समझ गए कि नेशनल इमरजेंसी के क्या प्रावधान इस समय लागू हैं, राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या प्रावधान है, न्यायपालिका ने निर्णय क्या दिया है राष्ट्रपति शासन को लेकर, और इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, और राष्ट्रपति शासन और इसमें नेशनल इमरजेंसी का अंतर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि संशोधन करके क्या क्या चेंज कब कब किया गया था, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लिखिए, आपात उपबंधों में संशोधन, कब कब किस किस आर्टिकल में क्या क्या संशोधन किया गया ये पढ़ लीजिए, इससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा परिवर्तन क्यों किया गया, ठीक है, उसकी नीड क्या थी। अमेंडमेंट्स इन इमरजेंसी प्रोविजन, पहले देखेंगे इन आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में क्या संशोधन हुआ। 42nd अमेंडमेंट, 42वें संशोधन में 2 चेंज किए गए थे, ठीक है। पहला लिख देखिए, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन कैन बी मेड इन रिलेशन टू द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ, बिफोर दिस इट हैड इन्फ्लुएंस टू ऑन इंटायर इंडिया। पहले क्या था कि इमरजेंसी जब लगेगी तो पूरे भारत पर ही लगेगी, 42वें संशोधन में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में यह शब्द रखा गया, यानी इमरजेंसी किसी पार्ट में भी लग सकती है इंडिया के, ठीक है। यह चेंज किसमें हुआ, 42वें संशोधन में। दूसरा चेंज क्या किया गया, प्रोविजन वाज आल्सो मेड टू चेंज द प्रोक्लेमेशन,
यानी जो घोषणा की गई है उसमें परिवर्तन करने का भी प्रावधान किया गया, so that emergency can be removed in those places where improvement is taking place and can be allowed to continue in other places. यानी जो प्रोक्लेमेशन की गई इमरजेंसी की उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, यह भी किया गया 42वें संशोधन में, ताकि जहां पर तेजी से स्थिति सुधर रही है वहां से धीरे धीरे इमरजेंसी हटाते जाएं। ठीक है, तो यह व्यवस्था बनाई गई 42वें में। लिखिए फटाफट। तो एक चीज क्लियर हो गई कि 42वें संशोधन में मेन क्या था कि पूरे भारत की जगह भारत के किसी भाग में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, और अगर किसी भाग में लगाई जा सकती है तो चेंज करने का अधिकार भी लिया गया, ताकि पार्ट पार्ट में उसको हटाया भी जा सके, जहां व्यवस्था सुधर रही है वहां से इमरजेंसी हटा दिया जाए। ठीक, अब 352 में 42वें संशोधन में क्या किया गया, अब 352 में 44वें में क्या किया गया, ये देखिए। इन आर्टिकल 352 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें देखिए, द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन वर सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। आंतरिक शांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। यानी ओरिजिनल संविधान में क्या था, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। इसकी जगह क्या रखा गया, सशस्त्र विद्रोह, यानी इमरजेंसी तभी लगेगी जब हथियारबद्ध जो है विद्रोह हो जाए सरकार के खिलाफ, तभी इमरजेंसी लगेगी, आंतरिक अशांति के नाम पे नहीं लगेगी। क्योंकि इसी चीज का मिसयूज इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। हुआ क्या था, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया था कि इलेक्शन उन्होंने जो है गलत साधनों के प्रयोग से लड़ा, इसलिए अब उनकी सांसद सदस्यता रद्द हो गई। जैसे राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द हुई थी अभी, मोटा मोटा समझिए उसी तरह के मामले रद्द कर दिया गया। अब या तो प्रधानमंत्री पद से जो इस्तीफा दें या फिर कुछ और कदम उठाएं, तो उन्होंने तुरंत जो है आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया। और इस काम, उस आपातकाल को लगाने के लिए किसी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी से कोई परामर्श भी नहीं लिया। उनके मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्य थे जिनको पता ही नहीं था कि इमरजेंसी लगने वाली है सवेरे से। तो पहला चेंज किया गया कि आर्म्ड रिबेलियन कहा गया, इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन। ठीक, दूसरा, द राइट टू इंपोज इमरजेंसी वाज गिवन इवन ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइसिस अराइजिंग। अगर संकट आने वाला है, उसकी आशंका है, तब भी जो है इमरजेंसी लग सकती है, यह भी अधिकार दिया गया। यानी इंतजार नहीं करना है कि युद्ध हो ही जाए, इंतजार नहीं करना है कि सशस्त्र विद्रोह हो ही जाए, अगर आशंका भी है तब भी जो है लगेगी इमरजेंसी, यह अधिकार दिया गया। तीसरा, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट वाज मेड मैंडेटरी फॉर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, कि इमरजेंसी लगाने के लिए केवल सलाह ही पर्याप्त नहीं होगी, राष्ट्रपति को सलाह दे देंगे, प्रधानमंत्री जाके कह देंगे और इमरजेंसी लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब कैबिनेट, मंत्रिमंडल के द्वारा साइन किया हुआ रिटन रिकमेंडेशन होगा तभी इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, क्योंकि 75 में उनकी ही मंत्रिमंडल के ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं था कि इमरजेंसी लगने वाली है। और
इससे क्या डिसाइड होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का हेड होता है, लेकिन अपने आप में वो ही सरकार नहीं होता है। उसको अपनी पावर अथॉरिटी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बांटनी होती है, सबसे विचार विमर्श करके शासन चलाना होता है। केवल ऊपर हैं हम राष्ट्रपति से मिल सकते हैं तो हम ही अकेले जाके लेटर भेज के या फैक्स भेज के इमरजेंसी लगवा दे, ये सिस्टम नहीं होगा। अब अगर इमरजेंसी जैसा बड़ा कदम उठाना है तो मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को इसमें शामिल करना पड़ेगा, उनके साथ विचार विमर्श करना होगा, उनकी रिटर्न रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास भेजनी होगी, तब इमरजेंसी लगेगी। ये कब किया गया? 44th अमेंडमेंट में। अप्रूवल बाय स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम द पार्लियामेंट विद इन 1 month वाज मेड मैंडेटरी। अर्लियर अप्रूवल बाय सिंपल मेजॉरिटी इन 2 month वाज सफिशिएंट। जैसे वित्तीय आपातकाल में है, सेम वही वाला सिस्टम इसमें भी था, इसको ही बदला गया। कहा गया कि 1 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूवल होना चाहिए और स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए। ठीक है, आप लोग गौर करिए 44th अमेंडमेंट में जो परिवर्तन किए गए हैं वो नेशनल इमरजेंसी को कठिन बनाने के लिए किए गए हैं कि बहुत विशेष स्थिति हो, संसद के ज्यादातर लोग जो है उसके पक्ष में हो, तभी नेशनल इमरजेंसी लगे। इस तरह से अपनी मर्जी से, देखिए किसी भी सरकार के पास जो सत्ता में होती है सिंपल मेजॉरिटी तो होती ही होती है लोकसभा में, राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी मैनेज कर लेना ही बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी कठिन होता है सबके लिए। ठीक है, स्पेशली राज्यसभा में तो बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। तो ये कोशिश की गई कि कोई सीरियस मामला हो तभी इमरजेंसी लगे, नहीं तो इमरजेंसी न लगे। ठीक है, आगे देखिए और क्या परिवर्तन हुआ। वही 52 में 44 से, once approved by parliament the proclamation will remain in force for 6 months, reapproval will be required to continue further. Earlier once approved it could remain in force indefinitely. जैसे वित्तीय आपात में है कि सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल होगा 2 महीने में, और एक बार अप्रूव हो गया तो कितने भी समय तक चलता रहेगा। यही सिस्टम नेशनल इमरजेंसी में भी था। इसको 44वें संशोधन में बदल दिया गया, कहा गया कि हर 6 महीने में स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल चाहिए। ठीक है, एक बार अप्रूव होने से लंबे हमेशा के लिए अनिश्चित काल तक वो लागू नहीं रहेगा। अगला, द प्रेसिडेंट विल हैव टू विथड्रॉ द प्रोक्लेमेशन आफ्टर द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन विथ अ सिंपल मेजॉरिटी। अगर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करती है कि यह घोषणा हटा दी जाए, इमरजेंसी हटाई जाए, तो राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा। ठीक है, सच मीटिंग ऑफ लोकसभा विल बी कॉल्ड विद इन 14 days ऑन द डिमांड ऑफ 1/10 मेंबर्स। जब लोकसभा के 1/10 मेंबर मांग करेंगे तो राष्ट्रपति को ऐसी बैठक बुलानी पड़ेगी। और उसमें दिया था लोकसभा अध्यक्ष भी, यानी लोकसभा अध्यक्ष को भी दे सकते हैं, राष्ट्रपति को भी दे सकते हैं। तो वैसी मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया कि अब राष्ट्रीय आपात हटाना है तो आपातकाल हटाना होगा। ये सारे प्रोविजन किसमें किए गए? 44th अमेंडमेंट में। ये सब किए किस लिए गए? क्योंकि चुनाव हार गए प्रधानमंत्री तो इमरजेंसी लगा देंगे। इस तरह की चीजों से जो है बचाव हो सके, ये एक विशेष शक्ति है। लगभग सभी इमरजेंसी के बारे में हमारे संविधान निर्माताओं का ये सोचना था कि ये असाधारण शक्तियां हैं जिनका उपयोग असाधारण परिस्थिति में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये चेंज किया गया। तो मैक्सिमम मंत्री, ज्यादातर। अब लिखा हुआ मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे, अब इसमें ये नहीं लिखा कि सारे मंत्री। ठीक है,
हो गया। ये 44वें संशोधन से आप लोगों को समझ में आ गया ना कि इमरजेंसी को लगाना, राष्ट्रीय आपात को लगाना कठिन किया गया, ताकि राष्ट्रीय आपात कब लगे, जब जो है सरकार को विश्वास हो कि हम स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करवा लेंगे, तभी लगेगा ना। और ऐसी सिचुएशन होगी तभी करेगा, नहीं तो सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना आसान होता है। इसीलिए पहले हटाए जाने का कोई विकल्प नहीं था, जब राष्ट्रपति चाहते तब हटती। तो अब लोकसभा को भी शक्ति दी गई कि लोकसभा भी हटवा सकती है सिंपल मेजॉरिटी से पास करके। ये सारी चीजें पहले नहीं थी, ठीक है। अब जो है मूल अधिकारों पर भी खतरा था, नेशनल इमरजेंसी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता था पहले। 358 लागू हो गया, अनुच्छेद 19 खत्म। 359 में राष्ट्रपति जो जो अधिकार बोल दिए, सारे अधिकार खत्म। ये स्थिति थी, इसको भी सुधारने की कोशिश की गई। वो कैसे किया गया देखिए। पहला चेंज क्या किया गया 44वें संशोधन में, आर्टिकल 358 और 359 में क्या अमेंडमेंट हुआ। पहला, द राइट्स ऑफ आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड only at the time of emergency declared on basis of war or external aggression। 3 आधारों पे लगता है आपातकाल: युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 19 में परिवर्तन, पहले क्या था कि किसी भी आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगेगी, 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अब क्या किया गया 44वें में कि आंतरिक जो सशस्त्र विद्रोह है, इसके कारण अगर इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 358 एक्टिव नहीं होगा। क्लियर। अब केवल 2 आधार जो हैं दिए हुए, युद्ध या वाह्य आक्रमण के आधार पर अगर लगेगा तभी आर्टिकल 19 होगा। ये किसमें किया गया, 44 में ही किया गया, ठीक है। आगे क्या लिखा है, नॉट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर जो है आपातकाल लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 जो है कैंसिल नहीं होगा। क्लियर। सुरक्षित किया गया ना कि जब किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है तभी 19 जो है कैंसिल होगा। देश की जनता ने सशस्त्र विद्रोह किया है तो इमरजेंसी लगेगी, लेकिन अनुच्छेद 19 जो है जीवित रहेगा। क्लियर। Protection of Article 358 and 359 will be available only to those laws in which it is mentioned that they are related to emergency and those executive functions which are done under such law, not any other laws or acts। 358 तथा 59 का संरक्षण केवल उन्हीं विधियों को प्राप्त होगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि वो आपात से संबंधित है, तथा उन कार्यपालिका कृत्यों को प्राप्त होगा जो ऐसी विधियों के अधीन किए गए हैं, अन्य विधियों या कृत्यों को नहीं। अब रुकिए, 44वें संशोधन से पहले यह प्रावधान नहीं था कि कानून, कौन सा कानून पे 19 लगेगा, कौन सा कानून पे नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, जैसे ही इमरजेंसी लगी वैसे ही 358 एक्टिव, 359 एक्टिव, दोनों के दोनों एक्टिव, जिसको चाहे उसको राष्ट्रपति आदेश दे के उसमें जोड़ दे और सारे अधिकार खत्म हो जाते थे। सारे कानूनों के लिए ये लागू हो जाता था। यानी हमारी सरकार कोई पुराना कानून 1856 के कानून के हिसाब से भी हमारा काम करेगी और वो जो है हमारी स्वतंत्रता का अपहरण कर लेगी। इसी चीज को रोका गया कि ये जो 359 और 358 का संरक्षण है, केवल जो है उन्हीं कानूनों को मिलेगा जो आपातकाल के संबंध में विशेष रूप से बनाई जाएंगी, जिन पे लिखा होगा कि ये कानून आपातकाल के लिए है, सारे कानून के लिए नहीं। सीआरपीसी, आईपीसी लागू करके हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाएगा। अगर स्वतंत्रता को कम करना है हमारी, तो उसके लिए विशेष कानून संसद में बनवाना पड़ेगा। क्लियर। और ये लिखा गया कि आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी जो है सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, चाहे इमरजेंसी लगी हो चाहे नहीं लगी हो।
यानी 44वें संशोधन से पहले आर्टिकल 20 और 21 भी सस्पेंड किया जा सकता था, ठीक है। और अनुच्छेद 19 हर कानून के लिए कैंसिल हो जाया करता था, और राष्ट्रपति सभी कानूनों के लिए, हमारे किसी भी मूल अधिकार के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को कैंसिल कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, 19 केवल तभी सस्पेंड होगा ऑटोमेटिकली जब इमरजेंसी लगेगी, एक्सटर्नल एग्रेशन और वार, युद्ध या वायु आक्रमण के आधार पर लगेगी, तभी सस्पेंड होगा। 359 के तहत और भी मूल अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन इन तीनों के लिए वही कानून सस्पेंड होंगे जिस पे लिखा होगा कि ये कानून आपातकाल के लिए, सभी कानूनों के लिए ऐसा नहीं होगा। और किसी भी हालत में 20 और 21 तो कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। क्लियर? इससे ये पता चल गया कि नेशनल इमरजेंसी लगाने की जो पावर है उसको कठिन किया गया। जब विशेष स्पेशल मेजॉरिटी से उसको संसद में पास कराने की क्षमता होगी तभी सरकार नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। सोचिए कि नेशनल इमरजेंसी लगाकर संसद का समय भी बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है ऐसा ना? अनिश्चित काल तक सत्ता में रहा जा सकता है, हमारी स्वतंत्रताओं को अनिश्चित समय के लिए जो है कंट्रोल किया जा सकता है, हमारे अधिकारों को जनता के कम किया जा सकता है। तो ऐसी इमरजेंसी लगाने की पावर में इतनी कठिनाई होनी ही चाहिए, इसीलिए ये किया गया। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 356 को लेके क्या संशोधन हुआ। आर्टिकल 356 44th अमेंडमेंट, इसमें भी दो चेंज किए गए। The proclamation approved by the parliament will remain in force only for 6 months. This was made 1 year by the 42nd amendment. यानी राष्ट्रपति शासन लग गया, 2 माह के अंदर संसद से अप्रूवल चाहिए, एक बार अप्रूव होने पर 6 माह तक ही लगा रहेगा, 6 माह बाद फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये 44th अमेंडमेंट में किया गया। 42nd अमेंडमेंट में इसको कितने दिन का कर दिया गया था, 1 साल के लिए, एक बार अप्रूव करा दिए फिर 1 साल का टाइम मिल जाएगा राष्ट्रपति शासन का। इसको कम करके 6 महीने का कर दिया गया। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, देयर विल बी 2 कंडीशंस टू कीप इट फोर्स मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से अधिक समय तक लागू रखना है तो 2 शर्तें जो हमने बताई थी, ये शर्तें भी 44th अमेंडमेंट में ही आई थी। पहली शर्त क्या है, इमरजेंसी इज इम्पोज्ड, आपातकाल लगा हुआ हो, और इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई डिफिकल्टी इन इलेक्शन, चुनाव आयोग चुनाव में कठिनाई को प्रमाणित कर दे। 1 साल से ऊपर राष्ट्रपति शासन तभी लगेगा जब इमरजेंसी लगी हुई हो देश में और चुनाव आयोग चुनाव कराने से मना कर दे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन को लेके ये प्रतिबंध भी जो है 44वें अनुच्छेद में लगाया गया, 44वें संशोधन में लगाया गया, ताकि इसका भी मिसयूज कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इमरजेंसी के बारे में आप लोग सब कुछ समझ गए। 3 प्रकार की इमरजेंसी है। इस समय वर्तमान कंडीशन क्या है ये आपको अलग से बताया गया, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि किन किन स्थितियों में नेशनल इमरजेंसी लगेगी, कब राष्ट्रपति शासन लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, कब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, इन प्रावधानों में क्या क्या परिवर्तन बाद में किए गए संशोधन, इसके बारे में हम लोगों ने अलग से पढ़ लिया ताकि संशोधन पे कुछ लिखना हो तो वो लिख सकें। ठीक है, और अगला टॉपिक है इससे संबंधित
जो बच गया वो भी पढ़ लिया जाए, तभी तो टॉपिक खत्म होगा। थोड़ा सा अपने अंदर फिर से हिम्मत बनाइए आप लोग। ठीक है, तो इमरजेंसी खत्म हो गया, लेकिन शिक्षा को लेके इमरजेंसी अभी बनी हुई है, यानी आप लोगों को घर जाके पढ़ना पड़ेगा। और इमरजेंसी को पढ़ते समय ये ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा कंसंट्रेट होके और इसके प्रावधानों को ठीक से पढ़िए, क्योंकि क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में वो बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का होता है। तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहना चाहिए। जो भी कंफ्यूजन हो उसको लेके जरूर जो है प्रश्न पूछिए कल। और कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन, कि इलेक्शन कैसे होता है, कौन करवाता है, किसके अधिकार हैं, कौन वोट देता है, इन सब के बारे में। ठीक है, हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे।